साक्षात्कार की कड़ी में आज एनजेपी इंडिया के साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। मैं आपका साथी महेश कुमार वैद्य आज इनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा लीक से हट के चर्चा करेंगे। रोज़ाना राजनीतिक बातें तो बहुत सारी होती है, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि किस तरह आपने छात्र जीवन से या इसके बाद किस तरह राजनीतिक पारी की शुरुआत की, क्या आपका शुरुआत का दृष्टिकोण था, कैसे भाजपा को ही चुना? देखिए, जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरी चाची के परिवार से मेजर चंदन सिंह चुनाव लड़े थे। तो मेरी चाची मुझे झंडा बांध के दे देती थी एक डंडे पर। मैं मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके जय बुलवा के आता था गली में से। तो मेरी पहली राजनीति शुरुआत मैं मानता हूँ। कौन से सन की बात हो? ये जो है कोई सन मुझे एकदम याद नहीं है। मेरी प्राइमरी की क्लासेस जो है ये 71, 75, 73, 77 में मैंने 10वीं की। तो ये मुझे ये याद है कि पहले की बात है। मैं बहुत छोटी क्लासों में था जब पूरे मोहल्ले के बच्चों के साथ जय बोल के आता था। फिर जब मैं 10वीं मैंने की तो मेरा काफ़ी कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ बहुत रुझान हो गया था और वो बदलाव देश में हमने देखा। जनता पार्टी का राज आया। तो मुझे याद है मैं छात्र होते हुए, 10वीं का छात्र होते हुए, गांव में होते हुए उस इतना प्रभावित था। मैंने अपने एक दोस्त को नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई की फ़ोटो पोस्ट कार्ड पर बनाकर पत्र पोस्ट किए। तब तक मेरा कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध नहीं था। मेरा किसी प्रकार के अन्य किसी सामाजिक संगठन से संबंध नहीं था। केवल एक छात्र के नाते ये चेतना मैं जिसको कहूँगा कि मानसिक जागृति 10वीं तक गांव में पढ़ते हुए मुझ में आई। जब मैं कॉलेज में गया तो उस समय मैं 78 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बना। मेरे पड़ोसी मुझे शाखा पर ले गए। एक सेठ जय भगवान जी होते थे, एक धोबी समाज से रामोतार जी होते थे, राजेंद्र शर्मा अभी हैं। इन सब लोगों ने मुझे कहा कि उनको लगा कि एक कॉलेज विद्यार्थी है, हमारे मोहल्ले में रहता है। और चरखी दादरी में हम चले गए थे, शाखा लगती है राशिवासिया की धर्मशाला में। तो वो मुझे शाखा ले गए। उनके कहने से मैं शाखा तो गया, लेकिन मैं फिर गया नहीं दोबारा। बहुत इम्प्रेस में हुआ नहीं। और बाद में उन्होंने मेरे कुछ साथी उसमें से साथी बन गए थे। तो एक दिन माननीय अशोक जी सिंघल वहाँ आए हुए थे, उनका भाषण था। तो उन्होंने कहा कि आज फिर चलिए, वो आए हैं। तो मैं फिर गया। मैंने उनका भाषण भी सुना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैं उस समय कोई कनेक्ट कर पाया या उससे बहुत इम्प्रेस हुआ ऐसा नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार डॉक्टर हेडगेवार जी और परम पूजनीय गुरु जी, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरु जी के चित्र देखे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि इन्होंने संघ की, हेडगेवार जी ने स्थापना की थी। गुरुजी नंबर 2 पर जो है संघ चालक थे। तो अजय दत्त करके वहाँ प्रचारक होते थे। तो उन्होंने मैंने पूछा कि इनके बारे में कोई आपके पास लिटरेचर किताब है? उन्होंने कहा है, आप मेरे पास वहाँ कार्यालय पर आइए, मैं आपको किताब दूँगा। तो मैं वहाँ उनके पास संघ कार्यालय गया। उन्होंने चैपे भीसी करके लिखी हुई पुस्तक केशव संघ निर्माता वो मुझे दी। मैंने वो पूरी पुस्तक पढ़ी। पढ़ने के बाद मैंने तय किया मुझे शाखा जाना चाहिए। उसके बाद तय किया। और मेरे मित्र विशंबर दयाल शाखा के मुख्य शिक्षक होते थे और हमारे पिताजी की दुकान के पड़ोसी थे। वो थोड़ी सी दूर पर दुकान के दूसरे पड़ोसी मास्टर नरेश, अभी हैं दोनों। मास्टर नरेश जी जो है वो कार्यवाह होते थे शाखा के। तो मैंने उस दिन विशंबर जी को कहा कि अब मैं शाखा जाया करूँगा। तो मैं शाखा विशंबर जी के साथ जा रहा हूँ और मास्टर जी मुझे रोक रहे हैं कि इसको क्यों ले जा रहे हो। वो इसलिए रोक रहे थे कि वहाँ ज़्यादा संख्या नहीं होगी, वातावरण नहीं होगा, ये इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में डॉक्टर हेडगेवार जी की पुस्तक पढ़ने के बाद शाखा और संख्या का मतलब नहीं रहा था, विचारधारा आ गई थी।
और उस दिन से मैं लगातार शाखा जाना शुरू हुआ। उस दिन से आज तक मैं मानता हूँ कि कोई भी दिन मेरे जीवन का ऐसा नहीं है मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम किसी न किसी रूप में ना किया हो। तो लगातार करते रहे हो जो भी मुझे दायित्व मिला, ये भी हमारा एक तरह से वही काम है जो मैं बीजेपी में तो ये तो हो गया आपका संघ प्रवेश। और उसके बाद जब आपका भाजपा में आना हुआ तब क्या माहौल था, क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में आप भाजपा में आए? और मेरे विचार से तो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े ना आप, वो प्रसंग थोड़ा जानना चाहेंगे जो। बताता हूँ। तो मैंने संघ का काम शुरू किया और संघ ने मुझे 2-3 दायित्व जल्दी जल्दी दिए। मुख्य शिक्षक बनाया शाखा का, फिर मुझे कुछ सायम की शाखाओं का काम दिया, खंड होता है कुछ गाँवों का मिला के, वहाँ खंड का काम दिया। इसी बीच में कॉलेज में जब काम करता था तो विद्यार्थी परिषद के साथियों की मदद करता था और विद्यार्थी के काम की बहुत कहानियाँ सुनता था, तो मैं बड़ी रुचि से उनकी मदद करता था। उस समय लक्ष्मी नारायण जी भाला अभी हैं, भाला जी, तो भाला जी उस समय हरियाणा पंजाब का काम देखते थे। वो मुझे 2-3 बार मिले। फिर वो एक दिन मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम अब दायित्व लेकर करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास संघ का दायित्व है और मैं जो है उसी को निभाते हुए आपकी मदद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं ये निश्चय करके आया हूँ कि आप अब आगे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम करें और मैं आज आपके घर पे भूख हड़ताल करूँगा अगर आपने इसकी हाँ नहीं की तो। अच्छा। वो मराठी ब्राह्मण सुबह से मेरे घर आ गए, दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब शाम को मुझे लगा कि अब तो मुझे इनकी हाँ करनी चाहिए और मैंने आखिर में कहा कि प्रभु आप भोजन करो, मुझ पर जो डांट पड़ेगी मैं खाऊंगा मैं काम करूंगा, लेकिन मैं आपके कहने से काम करूंगा। और उन्होंने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व सौंपा। उन्होंने ही मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं प्रदेश मंत्री बनूं, ये पहली बार इस दायित्व के लिए कहा, जीत बुलाया और कहा कि 85 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री बना। उस समय प्रोफेसर गणेशी लाल जो आजकल उड़ीसा के गवर्नर हैं वो अध्यक्ष थे। फिर 87 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय मंत्री बना। तब तक मैं प्रदेश मंत्री था। आगरा में अधिवेशन था और उसमें अरुण शौरी आए थे, मुझे आज भी याद है। अनंत कुमार जी जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी जगह में राष्ट्रीय सचिव एबीवीपी का बना था। कुछ वर्षों तक मैं राष्ट्रीय सचिव रहा। उसके बाद मुझे अध्यक्ष बनाया हरियाणा का। 88 में मैं केंद्रीय टीम का सदस्य हो गया था एबीवीपी का। विनोद तावड़े जी, आदरणीय नड्डा जी, ये सब उस केंद्रीय टीम के सदस्य थे। माननीय मदन दास जी, अभी जो हमारे सर्च कार्यवाह हैं, माननीय दत्तात्रेय जी, मदन दास जी देवी, KN गोविंदाचार्य जी, ऐसे प्रोफेसर बाल आपटे, बहुत महान शख्सियतों के साथ काम करने का मौका मिला। 88 से 96 तक मैं एबीवीपी की केंद्रीय टीम का सदस्य था। हरियाणा की अध्यक्षता के बाद मुझे फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया गया और 96 तक मैं एबीवीपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। इस बीच में मुझे 3 वर्षों तक माननीय दत्तोपंत जी के सानिध्य में स्वदेशी जागरण मंच के हरियाणा का संयोजक बनने का भी मौका मिला। आर्थिक नीतियों की समझ वहाँ से विकसित हुई और देश की आर्थिक नीतियाँ, अन्य देशों की आर्थिक नीतियाँ। और मुझे आज गर्व है कि दत्तोपंत जी उस समय बार बार कहते थे कि दुनिया तीसरे रास्ते पर जाएगी, द थर्ड वे, उनकी किताब भी है। और आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। न पूंजीवाद रहेगा, न साम्यवाद रहेगा। जो भारत का रास्ता है उस पर दुनिया को चलना पड़ेगा। दुनिया की इकोनॉमी फेल हो रही है, कम्युनिज्म पहले फेल हो चुका है, पूंजीवाद फेल हो रहा है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ देख रही हैं और जितनी तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए और सुखद बात है। आज हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी तो है ही हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट ऊपर की 4 वालों से अधिक है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जब पूंजीवाद और साम्यवाद चल रहा था उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी या जनसंघ का नेतृत्व कर रहे थे और उनको लगता था कि दोनों तरफ वाद है, इज़म है। हमसे लोग पूछते थे आपका कौन सा इज़म है, आपकी विचारधारा क्या है। तो उन्होंने जो भारत का मूल विचार था, जिसको फिलोसफी यहाँ कहते थे, उसी को इज़म के रूप में रख दिया, एकात्म मानववाद। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वाद इसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने को वाद कह रहे हैं, वैसे ये वाद है नहीं, एकात्म मानव दर्शन।
जिसका आप सबसे लाउड जिसकी आवाज़ आज आप कह सकते हो, जब G20 हो रहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम जो चल रहा है। कुटुंबकम। मुझे स्वदेशी जागरण मंच से भी पहले कुछ दिन के लिए, जब गैट ट्रीटी हो रही थी जी, उस समय डंकल साहब उसके प्रपोजल्स बना रहे थे, बहुत दिन चला था, आर्थर बहुत दिन डंकल। चला था, जी। तो मैं डंकल जो विरोधी एक मोर्चा बना था, उसका जनरल सेक्रेटरी था हरियाणा का। समझ गया। डंकल ड्राफ्ट की कॉपियां हमने जलाई थी जगह जगह। तो वहाँ से सीखते सीखते 96 में मुझे बीजेपी खेती किसानी की और मेरे ख्याल से तब रुझान बढ़ा था। जब जी जी, उससे समझने की चीज़ें शुरू हुई कि इसका खेती पर क्या असर होगा, हमारे बीजों पर क्या असर होगा, बीजों पर ज़्यादा महत्व था उसका, खेती के बिजनेस पर क्या असर होगा, दुनिया में कैसे कैसे ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स में कैसे सब्सिडी दी जाती है, हमारी सब्सिडी घटाने के लिए दुनिया के देश क्या प्रेशर डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस समय समझने का मौका मिला। विद्यार्थी परिषद में मुझे शिक्षा नीति को समझने का मौका मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय 1988 से लेकर 96 तक ABVP ने जितने भी शिक्षा पर प्रस्ताव पास किए, उनकी ड्राफ्टिंग मेरे जुम्मे रही। मैंने उस समय शिक्षा की जो राजीव गांधी की पॉलिसी आई थी 86 की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की फेलियर पर एक ब्लैक पेपर भी लिखा, और उस समय बहुत सारे आर्टिकल मुझे शिक्षा पर लिखने का मौका मिला। उस समय 2 कमेटियों के समय भी, राम मूर्ति कमेटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आया था, उनके सामने भी ओम प्रकाश कोहली जी आज नहीं रहे, वो हमसे बड़े शिक्षाविद थे विद्यार्थी परिषद में, उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला था। 96 से मुझे एक कड़ी साथ जोड़ते चलें, क्या जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के जो विरोध की बात आज उठती है, ABVP में रहते हुए उस विषय को गहराई से समझा और उस समय भी विरोध करना शुरू किया था? नहीं, निश्चित रूप से ABVP तो उसको बिल्कुल ये मान के चलती थी शिक्षा का भारतीकरण शुरू से हो, और हम उस पश्चिमी मॉडल को, डिजाइन को लेकर चले हुए हैं, जो हमको एक तरह से केवल बाबू बनाने का काम करती है। जो आज की NEP आ रही है वो संतुष्ट कर रही है आपको? मेरे भाषण पर विवाद हो गया था जब मंत्री था, तो मैंने कह दिया था एक जगह पे कि हमारी शिक्षा की पद्धति जो है वो कर्मचारी बनाने का काम करती है। ये मैंने कहा तो कुछ सारे चैनलों ने इसको चलाया कि धनखड़ का विवादास्पद बयान। अब वो मैकाले यही करते थे, मैकाले ने वही किया है। आज भी आप स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों से हाथ खड़े कराओ, नेता कितना बनना चाहते हैं, आपको 1% भी नहीं मिलेंगे। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, मेरे प्रदेश के नौजवान नवयुवतियों को हर क्षेत्र में लीडरशिप करने का सपना देखना चाहिए ना। नौकरी कितने लगेंगे, तो 90% हाथ खड़ा करते हैं। इसका मतलब लीडरशिप का अभाव था। हाँ, बहुत ज़्यादा। हर क्षेत्र में लीडरशिप चाहिए भाई साहब, लीडरशिप अपनी चाहिए, लीड कौन करेगा। यानी मैं आज सुबह नित्से को सुन रहा था, नित्से ने बहुत जोरदार बात अपने देश में उस समय कही थी जर्मनी में कि शेर की तरह से जीने की सोचो भैया, शेर की तरह से नहीं जियोगे तो कैसे। बल्कि उसने कहते हैं अपने लिटरेचर में जिक्र किया है, आर्यंस की तरह से जियो, जहाँ भी जाओ तो आप कमांड करने वाले बनकर रहो। हम और आप पढ़ते थे जब स्टार्टअप कहाँ था, कोई जिक्र करता था स्टार्टअप का? स्टार्टअप का मतलब है हम पहल करें, हम लीड करें, हम लीड करें, हम आइडिया लें, हम उसको व्यावहारिक बनाएं, और हम व्यावहारिक बनाकर कैसे उसका काम आ सकता है हम करें। ये था ही नहीं उस समय। उस समय हमारा डिजाइन क्या था कि साहब 35 नंबर लेने हैं, पास होना है, यही था लगभग, यही डिजाइन था ना। हर कॉलेज स्कूल में यही बात होती थी कि 35 नंबर लेने हैं, पास होना है। तो क्या डिजाइन था? आज डिजाइन, आज प्रधानमंत्री स्टार्टअप की बात करते हैं, आज स्टार्टअप की लाइन लग गई है। आज भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO जाकर बने हैं, CEO। आज भारतीय दुनिया के अनेक देशों में प्रमुख रूप से राजनीतिक दलों में जगह बनाकर अपने अपने देशों में जा रहे हैं, NRI वहाँ की पार्लियामेंटों में जा रहे हैं, इंग्लैंड में तो प्रधानमंत्री तक हो गया। तो ये जो बदला है, और ये बदलाव और तेज़ी के साथ आने की ज़रूरत है। इसलिए उस प्रकार के ढांचे का टूटना, जिस प्रकार का मैकाले साहब ने सोचा था, वो आवश्यक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया लेकर आए, स्टार्टअप लेकर आए। तो आज भारत उस रास्ते पर, हम यहाँ मेक इन इंडिया में किस प्रकार से आगे बढ़ गए हैं तेज़ी के साथ, तो हर क्षेत्र में हमको बहुत आगे उस तरह से बढ़ना है, और ये शिक्षा में से ही हो सकता है। तो नई शिक्षा नीति ने इसके दरवाजे खोले हैं, नई सरकार की नीतियों ने इसके दरवाजे खोले। स्किल इंडिया कहाँ था प्रधानमंत्री जी की योजना से पहले? यहाँ पर भारत में कहाँ था? स्टार्टअप पर इतना जोर कहाँ था? तो आज जो बढ़ा है, मैं कहूँगा कि हम, जो आपने सवाल पूछा कि नई शिक्षा नीति उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
मैं थोड़ा सा कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जितने खड़े होते रहे, आप बता रहे थे खड़े होते रहे, तो उस समय सहारे की भी ज़रूरत पड़ी होगी। तो लाइफ में पार्टनर का रोल अदा करने वाली कब आई जो है, कौन सा समय था जो मैं एबीवीपी में रहते हुए कि बाद में? 87 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, बीएड भी कर लिया था। और उस समय किरण गोविंदाचार्य जी ने मुझे कहा कि आपने कुछ समय देश के लिए देना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो अपने घर की सबसे पहली पीढ़ी हूँ जो इतना पढ़ा हूँ, और मुझे तो नौकरी करनी चाहिए, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। तो उन्होंने अगला सवाल किया मुझसे कि ज़िंदगी में कोई रिस्क लेने की बात आई तो कब लोगे, जवानी में या बुढ़ापे में? मैं कहा वो तो जवानी में ही लिया जाएगा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है, मैं 3 साल का समय अखिल भारतीय विद्यापरिषद के काम के लिए दूंगा, और 90 से पहले नौकरी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो 3 साल ऐसा सुनते हैं, एक बार ऐसा इरादा बन गया था कि होल लाइफ ही शादी नहीं करनी है? नहीं, ये कभी नहीं था मेरा, कभी नहीं था ना। तो 90 में जब शिमला में एक बैठक थी, 3 साल पूरे हो गए, तो माननीय मदन दास जी उस समय संगठन मंत्री थे। मैंने उनसे निवेदन किया, मुझे आज भी याद है, बस अड्डे के साथ साथ एक पटड़ी बनी हुई है वहाँ लकड़ी की, पैदल चलने वालों की। हम दोनों साथ सुबह घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि अब मुझे नौकरी करनी और शादी करनी है। उनसे अनुमति ली और मैंने 90 में नौकरी शुरू की, 91 में मेरी शादी हुई। 2 बातें मैं ज़रूर कहूँगा कि घर वालों के सहयोग के बिना, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपकी धर्म पत्नी है, आप कोई भी सामाजिक काम नहीं कर सकते। आपको बहुत जो है उसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत होती है। तो और मेरे परिवार से, मेरे माँ बाप से मुझे समर्थन बहुत गजब का मिलता था। जितने भी लोग इस काम के कारण से घर पे आते थे, माँ भोरे चाव के साथ सबका आदर से भोजन सबको कराती थी। पिताजी भी उतने आदर उसके साथ मिलते थे। जितनी भी घर की व्यवस्थाएं थी उसमें कई बार बहुत सारे संगठन के लोग ठहरने की भी जो है व्यवस्था सबकी वहाँ करते थे। तो उस नाते से परिवार का सहयोग आपको बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि कई बार मैं नहीं होता था, कुछ साथी आते थे तो माँ कहती भाई भोजन कर लो। नहीं माता जी, ओम प्रकाश जी आ जाते हैं। बोले भाई बाद में तो यही करना है, हमारा काम जो है आगे बढ़ेगा। तो उस नाते से घर में भी इस प्रकार का पूरा घुला मिला वातावरण था आने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रति, कि पूरा परिवार जो है संगठन के मुद्दों को, संगठन के व्यक्तित्वों को, कार्यशैली को समझने लगता है। तो उस कारण से पूरा सपोर्ट परिवार का मिलता था। धनखड़ साहब, हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण दायित्व आपको समय समय पर सौंपे। मेरे देखते देखते आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोहा एकत्रित करने का पूरे देश का दायित्व सौंपा, आपको शायद राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। जब उन्होंने रेवाड़ी में अपनी प्रथम पूर्व सैनिक रैली की तो उसका दायित्व आपको सौंपा। तो समय समय पर हम देखते हैं जो आपको बड़े दायित्व मोदी जी से मिलते रहे। आपकी निकटता कब हुई थी जो इतना लगाव मोदी जी आपसे रख रहे हैं? उस पर मैं बाद में आता हूँ, आप इस सवाल को दोहराना। मैं पहले कुछ 2-3 रोचक किस्से बताता हूँ मेरे काम के। मैं विदर्भ के काम से जाता था और चैलेंजिंग काम भी होते थे, घर वाले कभी रोकते नहीं थे। तो हमारा कश्मीर मार्च था 90 में, और लगभग 200 छात्राओं को हम लेके कश्मीर मार्च में शामिल हुए। 10,000 लोग पूरे देश के थे, 1,000 छात्राएँ थीं। तो चरखी दादरी से भी हमारे कई साथी गए थे। अभी एक विजय वत्स हैं, वो एसएस बोर्ड में सदस्य हैं, वो भी मेरे साथ गए थे। तो वो कुछ बाद में वैष्णो देवी ये वो चले गए, हम आ गए, वो 2-3 दिन लेट आए। तो 2-3 दिन लेट आए तो उनके पिताजी मास्टर जी थे, दोनों तीनों दिन लगातार मेरे पिताजी के पास कि आपका बेटा आ गया, वो नहीं आए, विजय नहीं आया। अब पिताजी जो भी कहते आ जाएगा, जो भी जानकारियाँ थी उस समय फ़ोन इतने थे नहीं, आपको मालूम है, सब आदमी मिलता था, आता था, तभी जानकारी पूरी होती थी। वो ज़माना कोई मोबाइल फ़ोन का हर समय कोई टच में है, बाहर है। तो ये उससे कुछ दिन बाद राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो गया। तो मेरे पिताजी को उनके पिताजी देखे, दूर से बुलाया कि मास्टर जी बोला देखो अभी राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो गया, हमारा लड़का जाएगा और आपके लड़के को भी लेके जाएगा, आप पहले ही अपने को संभाल के रखना, बाद में मैं इस उलाने को
स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। और मास्टर जी ने विजय बस को ताला लगा के बंद कर दिया था। हमारे बाद में वीपी के फुल टाइमर भी रहे, लेकिन ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन केवल व्यक्ति को आती है नहीं, परिवार को भी आती है उस नाते से। तो ऐसे सारे समयों पर परिवार भेजता था। ये बहुत, मैं कहूँगा कि एक समय तो ऐसा आ गया था, अब बड़ी बात होती है। मेरी शादी हुई तो उसी साल मेरा पंजाब का टूर था, और उस समय ऑपरेशन ये जो ब्लैक थंडर ये लगभग हुआ था, मुझे जाना था। अब शादी के बाद पहली बार जा रहा था, तो घर में थोड़ा अलग माहौल बना। धर्मपत्नी ने कहा मैं साथ चलूँगी, ससुर जी भी मना कर रहे थे। अब उस वातावरण में मेरे घर वालों ने भी थोड़ा मना करना शुरू किया कि नहीं जाना चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मेरी माँ ने 3 दिन पहले कहा कि ये जाएगा, रुकेगा नहीं, इसको खुशी खुशी भेजिए सब लोग। अच्छी बात की माने। तो वो उससे बड़ा संबल मिला। तो परिवार के लोगों के सपोर्ट के बिना जो है ये नहीं कर सकते आप। और धर्मपत्नी का भी इतने ही मौक़ों पर इतना गजब का सपोर्ट जो है, जब भी कभी संगठन में उतार चढ़ाव आते हैं और आते हैं, तो कभी भी उनका ये नहीं रहा कि भाई आप ऐसा कोई नेगेटिव थिंकिंग आई हो, बल्कि हौसला बढ़ाते हैं, भाई राजनीति में होना, उतार चढ़ाव तो आएंगे, चलो जाओ, जुटो, जाओ उस मीटिंग में जाओ, ये करो, फिर खड़े हो जाओ। ये तो राजनीतिक क्षेत्र में हो तो चलेगा ही चलेगा। तो उन सारे उतार चढ़ाव के बीच में, जैसे महिला को शक्ति स्वरूपा कहते हैं, तो उस रूप में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होना बहुत। मुझे याद है कि दादरी में चुनाव लड़ा और हार ही नहीं गए, बुरी तरह से हार गए। धूमल जी भी आए थे मेरे ख्याल से। हाँ, धूमल जी आए, 2 बार आए, राजनाथ जी आए थे। तो बाद में मुझे झारखंड चुनाव में भेज दिया। हजारीबाग में सुबह मैं मोर्डिंग वॉक कर रहा था, तो श्रीमती का फ़ोन आ गया कि कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, घूम रहा हूँ। लेकिन वो हार की जो चिंताएं थी वो दिमाग पर हावी थी। मैंने कहा यार ऐसे ही ज़िंदगी निकाल दी, कभी ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लिया। तो कहती है अब काहे को सीरियसली ले रहे हो, इतनी कट गई और भी कट जाएगी। तो अनेक मौक़ों पर उनका जो बहुत संबल के साथ आगे बढ़ने का जो है, ये परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस नाते से मैं ये कहूँगा। जो आपने सवाल पूछा, जब मैं बीजेपी ज्वाइन हुआ जी, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रभारी थे। मतलब उनसे मुलाकात के साथ ही ज्वाइन हुआ मैं। केवन गोविंदाचार्य हरियाणा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, नहीं राष्ट्रीय महासचिव थे। राष्ट्रीय मंत्री थे उस समय, महासचिव बाद में बने हो। तो मैं केएन गोविंदाचार्य जी उस समय महासचिव थे। तो मैं उनको मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम्हारी ज्वाइनिंग हो रही है, तो एक बार नरेंद्र मोदी जी को आप मिल लीजिए। तो मुझे वो संजय जोशी और मोदी जी और मैं एक कमरे में वहाँ 1100 करोड़ में बैठ के मेरी वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ से शुरू हुआ और लगातार उनके साथ तब से लगातार काम करने का मुझे मौका मिला है। उनसे जो खास बातें उनसे जो उस समय भी सीखने को मिली, एक तो वो अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते थे, हमेशा कभी भी वेस्ट नहीं करते थे। हर समय संगठन के बारे में विचार करते हुए क्या क्या और किया जा सकता है, ये लगातार उनके मन में चलता था। और उसको एक उनकी बहुत गजब की विशेषता है, सब तरफ से अच्छाई आए, अभी भी करते हैं वो उसको इकट्ठा करते हैं और उस अच्छाई का कैसे उपयोग हो वो करते हैं। आप उनकी मन की बात में भी देखते हो, अभी भी वो जहाँ भी बोलने, भाषण करने जहाँ भी जाते हैं, सब जगह से आइडियाज़ मंगाते हैं। वो कभी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जीवन में जिनको विद्वता पर अहंकार हो जाता है कि मैं ही सब ज्ञान बताऊंगा, ऐसा नहीं है। वो सब जगह से ज्ञान को एकत्रित, सिमट सिमट जल भरे ही तालाबा, जैसे वो रामायण में कहा है कि जैसे तालाब भरता है ऐसे सज्जन लोगों पर सद्गुण आते हैं, ज्ञान आता है। तो ऐसे ज्ञान को एकत्रित करते हैं और उस ज्ञान का राष्ट्र के लिए उपयोग करते हैं। ये उनकी उस समय भी वैशिष्ट था, अभी भी मैं देखता हूँ। फिर वो जो मातृत्व ही नेतृत्व है, उस समय उन्होंने एक भाषण किया था। ये माँ के कितने नज़दीक हैं ये तो अब सारे देश को ही जानकारी हो गई, माँ के कितने वो निकट रहे हैं। नेतृत्व की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। और मुझे याद है हिमाचल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, धनखड़ जी ये मुझे गीत भेजो, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीर पर आई जाने रे। अंतिम व्यक्ति की चिंता करता। नरसिंह भगत का ये भजन उन्होंने वहाँ गाया जो गांधी जी गाते थे, उस वो ट्रेनिंग कैंप में गवाया। यानी आखिरी व्यक्ति की चिंता करना,
कि उनका वो भाव वो अभी के नहीं है जिसको आप उज्ज्वला योजना, अंत्योदय का भाव था। हाँ, हर घर में नल से जल, गरीबों को अनाज, ये वैष्णव जन तो कहने कहिए का भाव उनके हृदय में कितना गहरा है, ये जो हमने उनके साथ काम किया हम समझ सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं को काम देकर, साधारण को असाधारण काम देकर, उस समय उन्होंने गुजरात में हमको बुलाया पहले चुनाव में, लगभग 400 कार्यकर्ता गए थे हम हरियाणा से। सुरेंद्र नगर से शायद आप? मेरे पास तो सुरेंद्रनगर जिला रहा हर बार। सुरेंद्रनगर जिला मेरे लिए ऐसा ही हो गया जैसे हरियाणा का एक जिला और हूँ मैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वह पहचानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से परिवारों तक गया हूँ। तो मुझे बहुत निकटता से उनके साथ सीखने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। उसी में से फिर उन्होंने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम दिया, और जो आपने देखा देश भर से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का एक टीम खड़ी की और उस काम को समयबद्ध रूप से पूरा किया हमने। फिर रेवाड़ी की जो रैली आपने कही कि उन्होंने कहा कि मैं पूर्व सैनिकों से एड्रेस करना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, जनरल वीके सिंह उसमें अध्यक्षता करें। तो फिर हम इस योजना में लगे। जनरल साहब को मोदी जी से हमने मुलाकात कराई, उनकी स्वीकृति मिली। बाकी बहुत सारे जनरल्स को भी हमने साथ लिया। और शुरू में तो मेरे मन में था कि भाई हम 10-15 हज़ार लोगों की रैली कर देंगे। मेरे मन में यह आया कि ताल कटोरा में कर देंगे। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं सब डेट वगैरह सब मैंने सोच ली है, अध्यक्ष जो आपने कहा था हमने हाँ करा ली है, ताल कटोरा में कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो 1 लाख की करनी है। फिर हमने रेवाड़ी तय किया। उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, उसमें आप शामिल हो गए थे। रेवाड़ी जगह बुक एक सैनिकों की, एक पूर्व सैनिकों की समिति जिले जिले अनुसार बनाकर और बड़े व्याप के साथ, और मुझे लगता है कि आज भी वो भव्य दृश्य हमारे हृदय में अंकित है जो रेवाड़ी में खड़ा हुआ था। अब थोड़ा प्रदेश की राजनीति पर और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शायद कोई कड़वी दवाई की भी ज़रूरत है। भूमि अधिग्रहण को लेकर के सबसे ज़्यादा शोर, मैं शोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, धनखड़ साहब ने पूरे देश में घूम घूम करके मचाया। कांग्रेस की भूमि अधिग्रहण नीति की जमकर आलोचना की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति के विरोध में खड़े हुए, कहते हैं शायद कुर्ता निकाल करके भी प्रदर्शन किया था। वो हमने एमएसपी पे किया था। तो दोनों मैं दोनों तीनों मुद्दों पर आऊँगा। धनखड़ साहब की इच्छा के अनुसार, मुझे याद है एक बार साक्षात्कार में आपने कहा था कि थोड़ा सा ठीक बना दिया है कानून, पूरा मेरे मन के अनुसार नहीं बना है, पर हमने एक्सेप्ट कर लेंगे उसके हिसाब से। अब ऐसा कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो होने हैं उनमें बड़ी रुकावट आ रही है, भूमि अधिग्रहण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे एम्स अटका हुआ है, सरकार खरीद रही है और भूमि नहीं मिल रही है, अधिग्रहण से सरकार बच रही है। इससे डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ रहा? आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो गया? मुझे उस समय, देखिए मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा, मुझे अरुण जेटली जी ने उस समय भी कहा था, मेरे दोनों कंधों पर हाथ रख के कहा था कि ऐसा कानून बनवा दिया है कोई 1 इंच भूमि भी किसानों के लिए नहीं पाएगा। ये मुझे उसी समय कहा था अरुण जेटली जी ने। आज वो नहीं है, मुझे उनकी वाणी याद है। और देखिए, किसानों के पास हज़ारों साल से भूमि का रिसोर्स होता है, और जब आप ले लेते हो उसको, जैसे पहले जिस तरीके से ले लिया जाता था, उसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है और वो रिसोर्स विहीन हो जाता है। उसकी इमोशनल लगाव भी होता है और उसकी वो रोजी रोटी भी होती है। पीढ़ियों तक की, आगे की 10, 20, 50 अगर नहीं बेचता है तो सब पीढ़ियों की होती है। इसलिए आप उसको केवल एक टुकड़े के रूप में देख सकते हैं। और हमने वो नज़रिया पैदा करने की कोशिश की उस समय, लड़ाई लड़ी इस बात की कि वो उस नज़रिए के साथ इस पर काम हुआ। ये ठीक है कि सरकारों के रिसोर्सेज ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो तेज़ी से हो रहा है। अभी बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी 152D बना है, तो सड़कों का रास्ता निकाला हुआ है, उसके लिए शायद कानून में ढील है थोड़ी सी। सब में वही है, लेकिन लाइनर और उसमें फ़र्क होता है। लेकिन सब हमारी सरकार ने इसके विवादों से बचने के लिए, क्योंकि पिछली सरकार में जगह जगह विवाद थे, उन्होंने, सरकार ने योजना बनाई कि किस तरह से हम किसानों की ज़मीन उनकी मर्जी के भाव पर खरीद लेवें। और वो सरकार उस प्रकार की खरीद जो है, वो जो बिक्री के लिए आते हैं, लैंड बैंक बना रही है, खरीद रही है, और काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम उस प्रकार से कर रही है। उसमें कोई छोटे मोटे टुकड़े कहीं बचते हैं तो उसको बाद में एक्वायर करने की भी वो प्रक्रिया की जाती है। किसान एक बार फिर आंदोलित हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए। आप किसान नेता हैं, किसानों के हित में कई बार आवाज़ उठाई है, आपने तीनों कानूनों की पैरवी की थी, फिर इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसी क्या वजह है कि अब किसानों को दोबारा आना पड़ रहा है? एमएसपी की गारंटी
क्यों नहीं दे पा रही केंद्र सरकार? क्या दिक्कत आ रही है और आप इसका क्या समाधान देखते हैं? देखिए, दो विषय हैं। पहली बात तो मैं आज भी इस मत का हूँ कि किसान को सरकार भी चाहिए और बाज़ार भी चाहिए। जब बाज़ार में हाई रेट हो तो बाज़ार अच्छा है, जब बाज़ार गिरने लगे तो सरकार ने साथ खड़ा हो जाना चाहिए, सहारा दे देना चाहिए। क्योंकि सरकार के एमएसपी एक बेंचमार्क होते हैं और बाज़ार उससे ऊपर भी जा सकता है। पिछले हमने सीजन में सरसों का देखा, लेकिन इस बार तो सरसों थोड़ी नीचे है। नहीं, पिछली बार का अच्छा था ना, तो बाज़ार में गए ना किसान, आया एमएसपी पे बेचने, नहीं आया एमएसपी पे बेचने, सरकार को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाजरा डाउन था तो सरकार ने गैप दे दिया। तो इसलिए दोनों चाहिए। इसलिए जो बाजार को मना करते हैं वो एक तरह से लाभ तो लेना चाहते हैं, केवल ऊपर से कौन बाजार में अच्छे दाम मिले तो कौन मना करता है। इसलिए बाजार और सरकार दोनों चाहिए। बीज में भी हम ये करते हैं, मुझे कृषि मंत्री रहा हूँ, हम 25-30% बीज लेकर बैठते हैं बाज़ार में, इसलिए कि बीज का भाव बहुत ऊंचा नहीं जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम 25 का 30 कर देते हैं, 30 का 35% भी कर देते हैं, मेंटेन करते हैं, क्योंकि बाज़ार के रेट उसके आसपास रहें, इसलिए करते हैं। तो उस किसान के संभाल के लिए सरकार और बाज़ार दोनों चाहिए। सरकार ने बाज़ार का रास्ता बढ़ाया था और उससे किसानों को और अधिक लाभ होते, लेकिन कुछ लोगों को तक वो बात ठीक से पहुंच नहीं पाई और उन्होंने लगा कि ये जो परंपरागत मंडी सिस्टम है इससे कहीं दूर ना चले जाएं, इस भय के कारण से वो आंदोलन हुआ। और उसमें से सरकार को जब लगा कि ये बात अभी हम नहीं वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं, या जब तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो हम उसको तब करेंगे जब पहुँचा पाएंगे। और ये सब नेचुरल है। आप अपने घर में भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, पूरा कड़वा कई बार स्वीकार नहीं करता तो आप कहते हो चलो बाद में कर लेंगे। मुझे याद है विद्यार्षद के दिनों में भी बाला आप्टे जी कुछ योजनाएं रखते थे, पूरी टीम कई बार उन पर स्वीकार नहीं कर पाती थी, तो वही बात फिर 2 साल बाद आती थी और सब करने को तैयार हो जाते थे। तो इसलिए ये नेचुरल है जब लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रक्रियाएं, कोई मैं उसको ऐसा नहीं मानता कि ये कोई बहुत ऐसा व्यवहार है, ये सहज व्यवहार है। चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, स्वीकार्य होती हैं तो और आगे बढ़ जाती हैं। अगर पूरा कुनबा जब तक स्वीकार नहीं कर पाता है तो कई बार उन चीज़ों को छोड़ के, जैसे अपन घर में ही कहते हैं भाई ये काम कर लें, कहते हैं ना अभी नहीं बाद में करेंगे, तो इसने इस रूप में करेंगे तो ये होगा ये होगा। वैसे ही ये पूरा देश भी एक परिवार है, उस नाते से सोचकर चलते हैं। तो एक विषय ये है। दूसरा ये है कि जहाँ तक स्वामीनाथन का विषय है तो मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार ने किया है। कुछ स्वामीनाथन साहब ने भी उसकी बढ़ाई की है। A2+FL देने वाले हम ही हैं। कांग्रेस आज इसकी बात करे, वो तो उसने तो रिपोर्ट को दबा के बैठी हुई थी, उनका ही कमीशन उन्होंने रिपोर्ट दिवाई। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने पैरों तले दबा के रखे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ, आज वो भाषणबाजी में बोल देते हैं, लेकिन उनको इनका इस बात का संकोच भी नहीं होता अभी तुमने क्या व्यवहार किया था। वो तो दावा करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि गोहाना रैली में हमने डिक्लेयर किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया। एक बात डिक्लेयर की, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप कोई एक केस ले आओ, उन्होंने एक बात की घोषणा की थी कि 10,000 रुपये हम करेंगे मुआवजा प्रति एकड़, आज हम 15 दे रहे हैं, उनके 10,000 का कोई चेक ले आओ आप। हमने दिया, 2-2.5 रुपये के चेक देते थे उनके ज़माने में, हम सब टीवी पर दिखाते थे, आपने दिखाया हुआ है, खबरों में दिखाते थे। इसलिए वो तो इम्प्लीमेंटेशन अपनी रिपोर्ट को कर ही नहीं पाए, करा ही नहीं पाए। 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, पैरों नीचे दबा के बैठे रही कांग्रेस पार्टी उसको, इसलिए वो कुछ नहीं करा पाए। उनको बल्कि इस बात का संकोच करना चाहिए इस बात को कहने में। जहाँ तक किसानों की ये अपेक्षा है निश्चित रूप से कि भाई उनको ये दाम निश्चित रूप से मिल जाएं, तो मैं कहूँगा कि हरियाणा तो दे रहा है, राजस्थान में नहीं मिल रहे। आप वहाँ देख रहे हो आप क्या हाल है राजस्थान का, और अन्य बहुत सारे राज्यों का क्या हाल है। तो इस नाते से उनकी अपेक्षाएं, किसानों की अपेक्षाओं को तो मैं ये नहीं मानता कि भाई उनकी कोई गलत है, लेकिन सरकारों की एक मर्यादा हमेशा होती है, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस। सरकारें जो है उनके पास उपलब्ध रिसोर्सेज को किस प्रकार से संतुलन के साथ आगे बढ़ाना, उसके साथ काम करती हैं। क्योंकि सरकार के रिसोर्सेज भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हर पक्ष उसको अपने अपने पक्ष में चाहता है। जैसे किसान को ये गारंटी देते हैं, उस पर रिसोर्सेज कितना खर्च होगा, ओपीएस की बात हो रही है, उस पर रिसोर्सेज कितने खर्च होंगे। आज और कई सारे, केवल इतना ही नहीं है, और कई तरह के जो है वो अपेक्षाएं, उस पर रिसोर्सेज कितने खर्च होंगे। उन रिसोर्सेज हो पाते हैं क्या, मेंटेन होते हैं क्या, मेंटेन होने के लिए आगे की स्कीमों पर कितना असर पड़ता है। क्योंकि आज जो भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है उसका एक कारण ये है कि 30% जो बजट का हिस्सा है
वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, इसलिए भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6% है। हरियाणा का 31% हो रहा है। पंजाब की इकोनॉमी किसी ज़माने में हरियाणा से अच्छी होती थी, आज हमसे नीचे चली गई है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पिछले बजट में उनका 9% था। कहाँ जा रहे हैं वो देखने की बात यह है। टोटल बजट कम हो गया है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान को हमने बुरे हाल में देख रहे हैं हम। श्रीलंका के हालत हमने पीछे बुरे देखे। इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि हम इकोनॉमी को संभाल नहीं सकती। न्यूजीलैंड की प्रधान मिनिस्टर ने रोते हुए इस्तीफ़ा दिया। तो देश का घर, जैसे घर चलाने के लिए संतुलन की ज़रूरत होती है, ऐसे देश चलाने के लिए रिसोर्सेज के संतुलन की ज़रूरत होती है। केवल और केवल हर कोई देना चाहता है, सब सरकारें भी देना चाहती हैं हर चीज़, लेकिन रिसोर्सेज के उसके कारण, उसकी सीमितता के कारण सरकारों को फैसले करने पड़ते हैं कि कब किस चीज़ को कितनी मात्रा में किस किस वर्ग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। यही बात है। अब लोकतंत्र की छोटी इकाई की बात, सरपंच ई टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसी बातें छन छन कर आ रही है कि भाई पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अधिकार मिलना चाहिए। सरकार की मंशा ऐसी दिख रही है कि वो अधिकारियों की बात ज़्यादा सुन रही है गहराई से। तो इस विषय में आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधियों के अधिकार कम किए जा रहे हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे ई टेंडरिंग को लेकर के? आपको लगता है सरकार का फैसला इस संदर्भ में बढ़िया है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है जनप्रतिनिधि इससे नाराज हैं तो उनका भी वाजिब कारण है? देखिए, दो बातें इसमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि अधिकारों में कटौती नहीं है। अधिकार तो बढ़ाए हैं, 20 से 25 लाख बढ़ाए हैं, उनका मानदंड बढ़ा दिया गया है। टाइप मोडस ऑपरेंडी, क्या मोडस ऑपरेंडी की बात है। अब हर चीज़ में पहले सारी चीज़ें जाती थी, पैसा आता था और वो जाता था दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ज़िले में, ज़िले से तहसील में, तहसील से बीडीपीओ से, बीडीपीओ से जो है पटवारी पर, और पटवारी से जो है या ग्राम सचिव से वो गांव में जाके पहुंचता था। आज पैसा कैसे जाता है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसके खाते में जाता है। अब हम एक लेवल पर आके आगे, इसका भी विरोध था ना इसका विरोध कि डीबीटी नहीं होना चाहिए। जी। ऐसे ही पहले क्या होता था, कोई भी बुलाता था, ठेका दे देता था, हर विभाग में ऐसा ही था। बाद में कहा कि टेंडरिंग शुरू करो भाई, 10 आदमी आ रहे हैं, किसको दें, कोटेशन भरवाओ। फिर शुरू हुआ कि इनकी टेक्निकल ताकत है कि नहीं वो देखो। फिर उससे आगे शुरू हुआ कि ये भी फेसलेस नहीं है, और चेहरा देख लेते हैं कि महेश को ही देना है क्या, तो फेसलेस कैसे हो, तो ई टेंडरिंग करो कि फेस ही दिखाई नहीं दे कौन आदमी है, संपर्क ही नहीं हो देने और लेने वाले का। तो ये ज़माने के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं साहब। आप ऐसे कह सकते हो। एक ज़माने में मुझे याद है जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता बने, तो आप जैसे पत्रकार से खबर लगवा के चरखी दादरी में बस पर दे के आते थे, चंडीगढ़ ट्रिब्यून में दे देना। फिर हमने वो समय देखा जब पत्रकार भाई तार घर में जाके बैठते थे। फिर हमने वो समय देखा जब फैक्स आए, अब मेल आ गई, अब लाइव चलता है साहब। तो हर चीज़ में बदलाव तो आ रहे हैं। तो ई टेंडरिंग भी ऐसे ही है। तो इस नाते से उसमें कोई अधिकार कम किए गए ऐसा नहीं है। हाँ, सरपंचों की अपनी इच्छा है कि वो अपने निर्णय से, देखिए हर वर्ग की अपनी इच्छा होती है, कोई भी वर्ग है कि वो अपने इच्छा से कोई भी काम बता सके कि इस काम को यहाँ करा दीजिए। केवल मैं ही कहूँ, क्योंकि टेंडरिंग प्रक्रिया की अपनी भी टाइमिंग भी है और प्रोसेस की भी अपनी वो है। तो इसलिए एक मेरे कहते ही कहने का अधिकार, एक उसका वो है, एक मुझे टेंडरिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उसकी अपनी थोड़ी जटिलता भी है, सरल करने की कोशिश करते हैं, और उसकी टाइमिंग भी है। तो इन दोनों में से जो वो है, सब रास्ता कहाँ निकलेगा, इस बारे में मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा। रास्ता कहाँ निकलना चाहिए, देखिए चेंजेस समय के साथ आते हैं, लेकिन चेंजेस के बारे में मुझे एक कोरियन सीरियल से बहुत अच्छी कहानी मिली, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप अपने दर्शकों से शेयर करेंगे तो उस बारे में अच्छा लगेगा। एक स्टार्टअप पर कोरियन सीरियल है, देखना चाहिए जी। तो उसमें देश भर से वो 10 टीमें चुनते हैं और उनको 6 महीने का समय देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट आप बनाइए, किस पे करना चाहते हो, और उस प्रोजेक्ट को डेवलप करिए। और फिर फाइनेंसर के सामने उनके वो कराते हैं प्रेजेंटेशन, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फाइनेंस कर देती हैं। तो उसमें एक जो ग्रुप है वो ऐसा स्टार्टअप बना रहा है जिसमें चौकीदारों की संख्या 1/3 रह जाएगी। तो चौकीदार भड़क जाते हैं सब, और उनके जो इंस्टीट्यूशन है उसके बाहर आके प्रदर्शन करते हैं।
तो जो लड़की उसको लीड कर रही है स्टार्टअप के ग्रुप को, यंग बच्चे हैं सब, तो वो थोड़ी खोज करती है कि भाई इनके विरोध का तो हमको सामना करना पड़ रहा है, तो क्या करें। तो उसको पता चलता है कि इनका जो लीडर है उसका बेटा दूसरे स्टार्टअप में है, 2 नंबर की टीम में है, वो 1 नंबर की टीम में है। तो जिस दिन उसका प्रेजेंटेशन होता है उस दिन भी वो आ जाता है वहाँ, और वहीं खड़ा उद्योगपतियों के सामने नारे लगाने पड़ लगता है। तो लड़की कहती है कि अंकल जी आपका बेटा दूसरे स्टार्टअप में है। उसने कहा हाँ है। तो आप मेरे स्टार्टअप को क्यों रोक रहे हो? उसने कहा बेटे मैं रोक नहीं रहा हूँ। उसने कहा कि बदलाव समय की आवश्यकता है, बदलाव होगा, लेकिन बदलाव की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि एक पीढ़ी उसमें से पीछे छूट जाए। मैं इसलिए तुम्हारे स्टार्टअप का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। मैं बदलाव होंगे, तो इसलिए बदलाव होंगे, बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। संतुलन हमेशा ज़रूरत होती है। और जिनके धनखड़ साहब कूटनीतिक जवाब दे रहे हैं, जिनके जो में समझदार पॉलिटिशियन है। अब हम जिनके जो में वो संतुलन बनाते कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, समापन की ओर। समापन की ओर बढ़ने से पहले संगठन संबंधी बात करेंगे। आपको प्रदेशाध्यक्ष बने शायद कितना समय हो गया है? 20 में बन गया, जुलाई 20 में। तो पूरा आपके ऊपर दायित्व रहा है, 23 आ गई है। संगठन को जिस समय आपने बागडोर संभाली थी उसके बाद आज संगठन कहाँ खड़ा पाते हैं? सब बूथ तैयार हैं, सब पन्ना प्रमुख तैयार हैं, या अभी कुछ बाकी रह रहा है? देखिए सामान्यतः मैं बहुत वर्षों से संगठन का ही कार्य करता हूँ। सरकार में तो 5 साल रहने का मौका मिला है, चाहे यहाँ का महामंत्री हूँ, चाहे राष्ट्रीय मंत्री हूँ, चाहे कुछ राज्यों का प्रभारी हूँ, या किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मोटे तौर पर संगठन का काम किया। और हरियाणा का संगठन में ऐसे देखता था कि पहले हमारे प्रदेश का संगठन, जिलों का संगठन, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में हमारे मंडलों का संगठन अच्छा होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे मंडल का संगठन उतना मजबूत नहीं था। हम जाते थे तब बैठकें होती थी। सने सने करके हम उसको आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। और उसके बाद जब देश भर में ये चला कि संगठन को नीचे ले जाओ, बूथ तक ले जाओ, तो उसके ले जाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई और गया भी संगठन जो है, बूथ तक भी गया। अब हमने उसको स्ट्रक्चर्ड किया है कि अब प्रदेश के पास लिस्ट है 4399 शक्ति केंद्र है। हर विधानसभा में कितने शक्ति केंद्र है ये लिस्ट है, हर मंडल में कितने शक्ति केंद्र हैं ये लिस्ट है। अब शक्ति केंद्र का प्रमुख कौन है, उस आदमी की फ़ोटो है, उस आदमी का नंबर है, वेरीफाइड है, शक्ति केंद्र डिफाइंड है, तय है। अब त्रिदेव ये तय है, मंडल का बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक, बूथ का प्रभारी, वो हमारे पोर्टल पर है। आप ये कह सकते हो कि आज हर बूथ का मेरा अध्यक्ष है, हर बूथ का पालक है, हर बूथ का जो है BLA 2 है। 60,000 लोग एक तरह से बूथ पर, थोड़े उससे कम होंगे, 19,000 कुछ वो हैं, तो वो आज मेरे बूथ के कार्यकर्ता हैं। अब हर पन्ने पर एक कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं, पन्ना प्रमुख। वहाँ तक का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का एक टारगेट लेकर चले हैं 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल को इन 4 लाख घरों पर हम पार्टी का झंडा, पन्ना प्रमुखों पर और इससे ऊपर के जितने हैं उन सब के घरों पर, ऐसे 5 लाख घरों पर पार्टी का ध्वज फहराना चाहते हैं। और इन पन्ना प्रमुखों को भी पार्टी के पोर्टल पर चढ़ा रहे हैं। माय लास्ट क्वेश्चन। अब मैं एक बुद्धिजीवी, एक किसान नेता, एक राजनीतिज्ञ, सबको मिला करके जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, उनसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, गागर में सागर के रूप में। नमो और मनो दोनों सरकारें हैं, आप कामकाज देख रहे हो। धनखड़ साहब कितने संतुष्ट हैं, कितना खरा उतरे हैं नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल आपकी उम्मीदों पर? देखिए, मोदी जी ने तो एक अपने लिए एक उदाहरण बना लिया। मोदी है तो मुमकिन है। आप चाहे देश की आत्मनिर्भरता का विषय हो, चाहे गरीब कल्याण का विषय हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का पुनरुद्धार हो, हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक अपनी बड़ी पहचान, जैसे मैंने स्टार्टअप का बीच में जिक्र किया, स्किल इंडिया का जिक्र किया, हर क्षेत्र में देखेंगे भारत की मजबूत इकोनॉमी का जिक्र किया, भारत के शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय किया। तो मोदी जी सरकार के बारे में तो पूरा देश जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि वो खुद एक आइकॉन बन गए हैं। जहाँ तक हमारी हरियाणा की सरकार का विषय है, मैं कहूँगा सबसे अधिक फसल खरीदने वाली,
कोई आसपास में नहीं है। सबसे अधिक कंपनसेशन देने वाली कोई आसपास में नहीं है। चिरायु कार्ड 54% आबादी तक देने वाली कोई आसपास में नहीं है। अंत्योदय के मिशन को लेकर और नौकरियों में किस प्रकार से मेरिट से दिए जाएं, उस पर हरियाणा सरकार ने भी, मनोहर लाल जी ने भी अपनी जोरदार पहचान बनाई है। अब मैंने लास्ट तो कह दिया, पर एक बात तो बहुत ज़रूरी रह गई। धनखड़ साहब, आपकी सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है, जज्बा के सहारे चल रही है। 2024 आ रहा है, बैसाखी छोड़ोगे या बैसाखी के साथ चलोगे? देखिए, दोनों दल अपनी अपनी मैं कहूँगा कि सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सहयोगी, हमारा जो सहयोगी दल है वो भी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है और वो भी कह रहा है कि हमारा डिप्टी हटा दो। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रही है, अपने ही भरोसे कह रही है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। अब ये आपका जो सवाल है, जो यक्स प्रश्न है, वो भविष्य के गर्भ का है। जब समय आएगा तब उसके उत्तर होंगे। तो अभी अभी दोनों ही दल अपने अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े हुए हैं। धनखड़ साहब ने विस्तार से हमसे बात की, एनजेपी के लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब।